नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह हमारी कंप्लीट उत्तराखंड सीरीज है और इस सीरीज में हम जो हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी है और यानी जो अन्य जो साथ ही अन्य जो पुस्तकें हैं उत्तराखंड से संबंधित, तो सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों से जो जितने भी टॉपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो सभी को हमने कलेक्ट किया है। और यहाँ पर जो यह हमारी सीरीज है, तो इस सीरीज में जो टॉपिक होगा, तो जितने भी उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होंगे तो सभी पर उन पर चर्चा की जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है तो वह है उत्तराखंड में न्यायपालिका। और यह हमारी जो परीक्षा वाणी है, तो पैटर्न हमने परीक्षा वाणी का रखा है। तो इसका चैप्टर जो 1 है, उत्तराखंड जो परीक्षा वाणी है, फर्स्ट जो उसमें चैप्टर है तो वो वन लाइनर है। और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है तो वह उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है। तो इसमें जितने भी जो सब टॉपिक हैं तो सभी को हमने लगभग कवर कर लिया है। और ये लास्ट इसमें ये टॉपिक बचा है उत्तराखंड में न्यायपालिका। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड की जो शासन प्रणाली है, तो यह हम जानते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली हमारे भारत में भी ली गई है, जिसमें मुख्यतः कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका तीन प्रमुख भाग होते हैं। यानी जो कार्यपालिका है तो वह जो कार्य होते हैं मुख्यतः, तो उसके द्वारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। विधानमंडल यानी कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था, और न्यायपालिका यानी जो न्याय देने के लिए यहाँ पर हमारे जो प्रमुख संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या अधीनस्थ जो यहाँ पर न्यायालय होते हैं, वह सभी न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो हम उत्तराखंड की बात करेंगे, यहाँ पर मुख्यतः हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा थोड़ा बहुत जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि टॉपिक से संबंधित हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं या राज्यों की बात करते हैं, तो न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जब हम राज्य की बात करें तो यहाँ पर जो राज्य के शीर्ष में जो न्यायपालिका हो जाएगी, तो न्यायपालिका के शीर्ष पर यहाँ पर उच्च न्यायालय स्थापित है। और उसके अंतर्गत या उसके अधीन यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। और उसके अलावा फिर अन्य जो प्रमुख यहाँ पर न्याय देने से संबंधित संस्थाएं हैं, चाहे लोक अदालत हो या न्याय पंचायतें हों। तो यहाँ पर यह हमारा जो न्यायपालिका है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझने की वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमारे न्यायपालिका है, जुडिशरी सिस्टम है, ये किस प्रकार का है। तो यहाँ पर सबसे सीट्स में बात करें न्यायपालिका की, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये आप फोटो देख रहे होंगे। तो न्यायपालिका का अर्थ की अगर हम बात करें कि न्यायपालिका क्या है, तो न्यायपालिका की बात करें तो साधारण अर्थों में कानून की व्याख्या करना और उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने वाली जो संस्थागत व्यवस्था है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, न्यायपालिका कह सकते हैं। यानी सामान्यतः अगर जो जो कानून है, नियम कानून है जो कि हमारे संविधान में बने हुए हैं, उनकी व्याख्या करने का काम भी न्यायालय का होता है। अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो वह न्यायालय ही उसकी कानून की व्याख्या करता है। और उनका उल्लंघन यानी जो नियम कानून है, अगर हम उल्लंघन करते हैं तो सजा देने का काम कौन करता है, यानी उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का जो कार्य है वह भी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। और जब यह संस्थागत व्यवस्था को बनाया गया है तो इसी को हम यहाँ पर न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, विधि की व्याख्या करना, यानी कानून की व्याख्या करना है। और यह विधायिका एवं कार्यपालिका यानी जो अन्य सरकार के दो प्रमुख संस्थाएं हैं, विधायिका एवं कार्यपालिका, पर वहाँ तक नियंत्रण स्थापित करती है जहाँ तक ये निकाय विधान और संविधान से बाहर जाकर कार्य करने लगते हैं। यानी ये दोनों जो अन्य निकाय हैं, अगर ये संविधान से बाहर जाकर कुछ कार्य करते हैं तो वहाँ पर न्यायपालिका उनको कार्य करने से रोक सकती है। यह अपने हमारे जो उच्च न्यायालय है नैनीताल में, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, तो लगातार यहाँ पर सरकार के जो विभिन्न कार्य होते हैं तो उन पर यहाँ पर जो न्यायपालिका है तो उन पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करते हैं, जब वो विधान या संविधान से परे जाते हैं या बाहर जाकर कार्य करते हैं। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी भी कहते हैं। तो जो हमारी न्यायपालिका है तो इसे नागरिकों के अधिकारों का रक्षक या संविधान का सजग प्रहरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जो न्यायपालिका है
तो यह नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक होते हैं, यानी अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार या अन्य जो अधिकार हैं तो उनका हनन होता है या राज्य सरकार द्वारा हनन किया जाता है, तो इस क्रम में यहाँ पर न्यायपालिका क्या करती है, व्यक्तियों को या नागरिकों को यहाँ पर न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, यानी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो इसलिए इसको नागरिकों के अधिकारों का रक्षक और संविधान को बचाने का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। यानी अगर विधायिका और कार्यपालिका कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं जो कि विधान और संविधान से परे हैं या जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है, तो उनको रोकने का कार्य भी यहाँ पर न्यायपालिका करती है, जिसके लिए इसे संविधान का सजग प्रहरी भी कहा जाता है। तो न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है और भारत की एकल समेकित न्याय व्यवस्था है। तो इसके सीट्स पर कौन है, उच्चतम न्यायालय है। तो भारत की जो एकल समेकित न्याय व्यवस्था है, तो यानी यहाँ पर क्या है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है सबसे शीर्ष पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सबसे शीर्ष पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे फिर यहाँ पर हाई कोर्ट है और बाकी फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो इस क्रम में ये चरण बने हुए हैं तथा उसके अधीन उच्च न्यायालय फिर और अधीनस्थ न्यायालय हैं, और जिसमें हमारे जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी न्याय व्यवस्था है तो उसके सीट्स पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय है कि जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो भारत की एकीकृत न्याय व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। तो यहाँ पर जो एकीकृत व्यवस्था है तो 1935 जो भारत शासन अधिनियम यानी ब्रिटिश काल में जो अधिनियम बना तो उससे ग्रहण की गई है और केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। और ये जो केंद्रीय एवं राज्य विधियाँ हैं तो इनको लागू करने का काम भी करती है। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो सबसे ऊपर जो हमारा न्यायपालिका में संस्थागत जो व्यवस्था है तो इसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च शिखर पर है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा चरण है तो जहाँ पर हाई कोर्ट राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं तो वह स्थित होते हैं, और इसके बाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें जिला न्यायालय हैं और उसके अलावा फिर अन्य न्यायालय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये तीन प्रमुख चरण हैं जिसके सर्वोच्च शिखर पर सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय स्थित है। थोड़ा सा इस जो हमारी न्यायपालिका है तो इसके जो मुख्य कार्य हैं तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। बिल्कुल यहाँ पर जो नियम कानून है तो उनकी व्याख्या करना है। अगर संविधान में कुछ ऐसे शब्द हैं या इस प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सरकार को हो या अन्य जो विवाद होते हैं, तो उसमें न्यायपालिका कानून की या विधि की व्याख्या करने का कार्य भी करती है। विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहाँ तक नियंत्रण करती है जहाँ तक ये निकाय संविधान से परे जाकर कार्य करते हैं, और इसलिए इसको नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण एवं संविधान का सजग प्रहरी भी कहा जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर सबसे उच्चतम शिखर पर है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उन पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह स्थित है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी उद्घाटन के बात करें अगर हम तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को, और यह 1935 अधिनियम से प्रेरित है। तो 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन होता है और भारत के संविधान भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक यहाँ पर उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पर रखे गए हैं। तो भाग 5 है और अनुच्छेद 124 से 147 तक। इतिहास की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 था तो उसमें संघीय न्यायालय यानी जो संघ का निर्माण किया गया था तो उसमें संघीय न्यायालय का भी प्रावधान था। और इस क्रम में यहाँ पर 1935 अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके जो प्रथम न्यायाधीश रहते हैं सर मॉरिस गोयर यहाँ पर प्रथम न्यायाधीश बनाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब भारत आज़ाद हुआ, अपना संविधान बना, 28 जनवरी 1950 को हमारे सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ। तो प्रथम न्यायाधीश की अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद तो यहाँ पर हरिलाल जे कानिया यहाँ पर प्रथम न्यायाधीश बनते हैं। और वर्तमान की बात करें तो DY चंद्रचूड़ यहाँ पर हमारे वर्तमान न्यायाधीश हैं जो कि वर्तमान में 50वें न्यायाधीश बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो 1 मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर 2019 में
यह व्यवस्था की गई कि एक मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 33 रखी गई है, 33 रखी गई है। इसके बाद है दूसरे जो चरण है या दूसरा जो बिंदु है, तो इसमें उच्च न्यायालय शीर्ष पर है। तो मुख्यतः यहाँ पर जो मेन केंद्र में उच्चतम न्यायालय है और राज्यों में जो मुख्य है यहाँ पर न्यायपालिका में शीर्ष पर होता है तो वह है उच्च न्यायालय। तो न्यायपालिका में दूसरे स्तर पर उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट स्थित होते हैं। और संविधान के भाग 6, तो उसका जो उच्चतम न्यायालय भाग 5 में है, तो यह संविधान के भाग 6 में है उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 231 ईस्वी तक। यहाँ पर अनुच्छेद 214 से 231 ईस्वी तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रिया आदि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यानी संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक यहाँ पर उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, यानी राज्यों से संबंधित जो हाईकोर्ट हैं तो उनका वर्णन किया गया है। थोड़ा सा इसके इतिहास को देखते हैं कि देश का जो प्रथम हाईकोर्ट था तो वह ब्रिटिश काल में कलकत्ता हाईकोर्ट बनता है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है 1 जुलाई 1862 को। तो 1 जुलाई 1862 को यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना होती है और इसके प्रथम जो न्यायाधीश रहते हैं सर बांस पीकॉक इसके प्रथम न्यायाधीश बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना होती है 14 अगस्त 1862 को। उसके बाद यहाँ पर आगरा हाईकोर्ट 17 मार्च 1866 और 1869 में यह इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वर्तमान में प्रयागराज है। 11 मार्च 1919 को यहाँ पर जो आगरा हाई कोर्ट था तो इसका नाम बदल दिया जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका नाम रख दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम देश में वर्तमान में कुल हाई कोर्टों की संख्या की बात करें, राज्य में कितने हाई कोर्ट, देश में कितने हाई कोर्ट हैं या उच्च न्यायालय हैं, तो इनकी संख्या वर्तमान में 25 है, यानी 25 है। अब इसके बाद यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है तो वह शीर्ष पर होता है राज्यों में। तो राज्य में जो न्यायपालिका है तो न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्च न्यायालय होता है। उसके नीचे यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय आता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं हमारे। और इसमें भी दो प्रकार के जो प्रमुख मामले होते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। तो दीवानी मामले में जैसे जो ज़मीन संबंधी विवाद हैं या अन्य जो मामले हैं वो दीवानी मामलों में आते हैं। और फौजदारी मामलों की अगर हम बात करें तो इसमें जो हत्या, लूटपाट, इस प्रकार के जो मामले होते हैं तो वह फौजदारी के अंतर्गत आते हैं, लड़ाई झगड़े से संबंधित। तो यहाँ पर जब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होते हैं तो वह अगर दीवानी मामले के संबंधित सुनवाई कर रहे हैं तो इनको जिला न्यायाधीश कहा जाता है। अगर वह फौजदारी मामलों से संबंधित जो मामले हैं तो उनकी सुनवाई कर रहे हैं तो इसको सत्र न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जिला न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश का न्यायालय और उसके नीचे यहाँ पर मुंसिफ अदालतें होती हैं। सत्र न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय यहाँ पर होते हैं। तो ये इस प्रकार के कुछ व्यवस्था हमारे संविधान में वर्णित है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 214 के तहत यहाँ पर 9 नवंबर पूरे देश में अनुच्छेद 214 के तहत यहाँ पर प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और इसके अलावा एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। तो इसी क्रम में यहाँ पर अनुच्छेद 214 के तहत जैसे हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो देश का 20वां उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड हाई कोर्ट यानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और ये आप फोटो देख रहे होंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। तो उच्च न्यायालय जो भवन है वर्तमान में, इसकी अगर हम बात करें तो 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसका निर्माण होता है ब्रिटिश शासनकाल में। लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं सर संटोनी मैकडोनाल्ड, तो उनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और इसके नींव की बात करें तो यह भवन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नींव की बात करें तो 27 अप्रैल 1897, तो 27 अप्रैल 1897 को इसको नींव रखी जाती है और 1900 में यह बनकर तैयार होता है। और इसका जो नाम रखा गया तो गवर्नमेंट हाउस इसका नाम रखा गया था बनने के बाद। और इसकी जो समानता है तो बर्मिंघम पैलेस से इसकी समानता की जाती है। और इसके जो डिज़ाइन करता है तो स्टीवंस इसके डिज़ाइन करता थे जिनके द्वारा भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया। और कुछ समय यहाँ पर इसमें ब्रांसडेल स्कूल भी रहा। तो
तो यहाँ पर आज़ादी के बाद कुछ समय यहाँ पर ब्रांचडेल स्कूल भी इसमें रहता है। और 1962 में जब नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया तो उसके बाद यहाँ पर सचिवालय भवन के रूप में इसका उपयोग किया गया। तो यानी जब उत्तर प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल बनाई गई तो उसके बाद सचिवालय भवन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अब इसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद 227 है। तो इसके तहत यहाँ पर जो उच्च न्यायालय हैं तो राज्य के अन्य न्यायालय और न्यायाधिकारियों को अधीक्षण करने का इनका पूरा अधिकार है। तो यानी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश हैं तो राज्य के जो अन्य न्यायालय यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या अन्य जो न्यायिक अधिकारी हैं तो उनको अधीक्षण करने का आदेश देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है हाई कोर्ट को अनुच्छेद 227 के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 215 में तो इसके अंतर्गत न्यायालय उच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय है। तो अभिलेखीय न्यायालय का मतलब है तो यानी जो उसके फैसले होते हैं उच्च न्यायालय के तो उनको अभिलेखों के तौर पर या नज़ीर के तौर पर पेश किया जा सकता है, उनको अभिलेख के तौर पर रखा जा सकता है। तो अभिलेखीय न्यायालय यानी जो उन्होंने फैसले दे दे तो वह भी एक प्रकार से कानून ही होते हैं, उनको यहाँ पर अभिलेख के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो 11 न्यायाधीश वर्तमान में यहाँ पर हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट में इनकी व्यवस्था की गई है। 9 यहाँ पर स्थायी हैं और 2 अस्थायी यहाँ पर न्यायाधीशों की स्थापना या व्यवस्था की गई है। गठन के समय न्यायाधीशों की बात करें, जैसे हमारा राज्य बना तो राज्य गठन के समय यहाँ पर जो न्यायाधीश थे उनकी संख्या 7 थी। 2003 में इनको बढ़ाकर 9 कर दिया गया और वर्तमान में 11 है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अशोक अभय शंकर देसाई राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। और प्रथम रजिस्ट्रार की बात करें तो GCM रावत यहाँ पर राज्य में या उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है तो उसके प्रथम रजिस्ट्रार बनते हैं GCM रावत जी। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें कि यानी जो राज्य हमारा हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय है तो उसमें जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति और उसके सलाह पर अन्य फिर जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है, केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो तो उनके मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड उच्च जो हमारा उच्च मुख्य उत्तराखंड हमारा जो उच्च न्यायालय है ये मुख्यालय हो गए यहाँ पर। तो इसमें मुख्य न्यायाधीशों की बात करें और रजिस्ट्रार जनरल की बात करें तो अब तक कौन कौन यहाँ पे हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो सबसे पहले अशोक अभिशंकर देसाई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम जो रजिस्ट्रार हैं GCM रावत थे, उसके बाद SH कपाड़िया बने और रजिस्ट्रार जनरल बने प्रफुल्ल चंद्र पंत। उसके बाद VSA सिरपुरकर और VK महासुरी यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल बनते हैं। साइरिक जोसेफ यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनते हैं और रविंद्र नैथानी रजिस्ट्रार जनरल, राजीव गुप्ता, उमेश चंद्र ध्यानी। तो ये आप PDF में इनको देख सकते हैं जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान पूछा जाता है तो विपिन सांघवी 2023 में यहाँ पर हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। और रजिस्ट्रार जनरल की बात करें तो अनुज कुमार संगल यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में। अब इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित हैं। तो सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे तो ये थे KM जोसेफ, 4 वर्ष और 6 माह का इनका कार्यकाल रहा। तो सर्वाधिक कार्यकाल यानी सर्वाधिक मुख्य न्यायाधीश बने रहने वाले जो उत्तराखंड में न्यायाधीश रह चुके हैं तो ये KM जोसेफ थे। और इनके कार्यकाल में उत्तराखंड में 2016 में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था 27 मार्च से, और ये 11-12 मई तक रहा था। तो इनके कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन भी लगा और इन्हीं के टाइम पे इनका सर्वाधिक कार्यकाल भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे कम कार्यकाल की अगर हम बात करें तो SH कपाड़िया 134 दिन, तो इनका सर्वाधिक कम कार्यकाल है। सबसे कम जो कार्यकाल है तो SH कपाड़िया का है। और ये उत्तराखंड से पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो स्वतंत्रता के बाद भारत में जन्मे, यानी स्वतंत्रता के बाद इनका भारत में जन्म होता है और सुप्रीम कोर्ट के ये 38वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और इसके साथ ही ये पारसी समुदाय से, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले ये भी पहले थे। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पारसी समुदाय से प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये यहाँ पर चुने जाते हैं या इनको बनाया जाता है। इसके बाद राज्य के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
अशोक अभय शंकर देसाई थे। यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी अशोक अभय शंकर देसाई बनते हैं। सातवें मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं जगदीश सिंह खेर, और यह देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश भी बने। इसके अलावा सिख समुदाय से ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हैं जगदीश सिंह खेर, और ये देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। इसके अलावा ये उत्तराखंड में 7वें मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर उच्च न्यायालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, तो प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है और 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में, यानी इनके जो फैसले होते हैं तो उनको अभिलेख के रूप में यहाँ पर पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 215 में वर्णन है और ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन है, तो इसमें उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होगा इसका वर्णन है। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदों के नियुक्ति एवं दशाएं हैं, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश और उनके सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 217 में है। इसके बाद 218 है, तो उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना, तो इसमें उच्च न्यायालय में जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान है तो उनको यहाँ पर लागू करने का काम भी उच्च न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, तो शपथ दिलाने का जो कार्य है तो अनुच्छेद 219 में वर्णित है। इसके बाद यहाँ पर 220 में स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, तो वह अन्य यानी कहीं अन्य वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं या वकील के तौर पर कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार के जो प्रावधान है 220 में है। 221 में न्यायाधीशों का वेतन है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण है, यानी ट्रांसफर का वर्णन है 222 में। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। इसके अलावा 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 224 का में उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। 225 की बात करें तो उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है कि इनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। 226 में कतिपय याचिकाएं जारी करने का उच्च न्यायालय की शक्ति है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी जो रिट जारी होती है, जो 5 प्रकार के मुख्यतः रिट जारी होती है, तो इसमें जो जारी करने की शक्ति है तो अनुच्छेद 226 के तहत ही यहाँ पर उच्च न्यायालयों को दी गई है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है। इसके अलावा 226 का में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, तो इसको निरस्त कर दिया गया है कि जो केंद्रीय अधिनियम है उनकी वैधता पर विचार हाईकोर्ट नहीं कर सकता। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी जो अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के बाद यहाँ पर जो हमारे एचसी के बाद यानी अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें या अन्य जो न्यायालय हैं, तो उन सभी को अधीक्षण करने का अधिकार यहाँ पर हाई कोर्ट को है। अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालय में कतिपय मामलों का स्थानांतरण है, तो ये उच्च न्यायालय से संबंधित जो मामले हैं तो इनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भेजने से संबंधित है। इसके अलावा 228 का में राज्य के अधिनियमों के संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान 228 का में है। 229 में पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों में व्यय है। 230 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार का वर्णन है 230 में। और 231 में 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना है, तो 231 में यहाँ पर साझे उच्च न्यायालय भी हो सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। इसके अलावा अनुच्छेद 232 इसमें व्याख्या की गई थी जिसको निरस्त कर दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जो कि उच्च न्यायालयों से संबंधित है। तो इसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों की बात करें तो राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और वह उसके अधीन यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिन्हें निम्न न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण है कि ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, यानी उच्च न्यायालय के अधीक्षण का जो अधिकार दिया गया है तो उसी के अंतर्गत इनको अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। इसके बाद संवैधानिक उपबंध की बात करें अधीनस्थ न्यायालयों की, तो यहाँ पर भाग 6 में वर्णन है और अनुच्छेद 233 से 237 तक यहाँ पर जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं तो इनका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। प्रत्येक जिले में मुख्यतः 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, जिसमें दीवानी मामले यानी जो सिविल न्यायालय जिसको कहा जाता है, फौजदारी एवं आपराधिक न्यायालय और इसके बाद है भू राजस्व न्यायालय। तो 3 प्रकार के मुख्यतः यहाँ पर न्यायालय होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। और जिला न्यायाधीश की बात करें तो जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के
परामर्श से उसकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा। लेकिन अगर हम एससी की बात करें यानी हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दीवानी मामलों की सुनवाई के समय इसे जिला न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। और लेकिन जब फौजदारी यानी लड़ाई झगड़े मारपीट से संबंधित हत्या चोरी डकैती इस प्रकार के जो मामले होते हैं तो ये फौजदारी कहलाते हैं। और इन मामलों की जो सुनवाई है तो इसके समय जो जज होता है तो उसे सत्र या सेशन जज भी कहा जाता है। सत्र न्यायाधीश या सेशन जज के रूप में जिला न्यायाधीश को जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना की गई है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट शीघ्र सुनवाई तथा महत्वपूर्ण विवादों का यथाशीघ्र निर्णय हेतु देश में फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की गई। यानी जो महत्वपूर्ण विवाद हैं तो उनमें शीघ्र सुनवाई के लिए इस प्रकार के कोर्ट बनाए गए हैं जिसमें जल्दी से हेयरिंग हो सके और जो महत्वपूर्ण विवाद हैं उनका निर्णय हो सके। तो इस प्रकार के जो अदालतें हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य सजा की जो प्रक्रिया है तो उसमें तेजी लाना, नियमित जो अदालतें हैं उनका थोड़ा बोझ कम हो जाएगा और मामलों को बैकलॉग को कम करना है। यानी जो लंबित मामले हैं तो उनको कम करने का कार्य भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत होता है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2001 में राज्य में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पर बनाए गए हैं अप्रैल 2001 में। इसके अलावा यहाँ पर लोक अदालतों की भी स्थापना की गई है। तो राज्य में निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु यहाँ पर लोक अदालतें बनी हुई हैं। इसके अलावा व्यवस्था एवं संचालन हेतु सरकार ने उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। तो राज्य में निःशुल्क कानूनी जो सहायता है तो उसकी व्यवस्था एवं संचालन के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड कानूनी एवं सहायता परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। और इस बोर्ड की इकाइयाँ जिले में फैली हुई हैं जिसमें जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति का इसका नाम है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर यानी राज्य में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम उत्तराखंड कानूनी सहायता परामर्श बोर्ड है और उसके जिलों में इकाइयाँ फैली हुई हैं। और लोक अदालत की जो संचालन व्यवस्था है तो इस हेतु यहाँ पर राज्य स्तर पर उत्तराखंड कानूनी एवं सहायता एवं परामर्श बोर्ड है और जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श जो समिति है तो यह जिला स्तर पर कार्य करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोक अदालत क्या होते हैं, एक मंच या फोरम होता है जहां पर मामले न्यायालय में जो लंबित हैं या अभी मुकदमे के रूप में दर्ज नहीं हुए हैं तो उनका सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं। यानी दोनों पक्षों के बीच जो विवाद है तो उसका समाधान करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो मुख्य अदालतें हैं उनमें जाने से पहले यहाँ पर अगर उसका समाधान किया जा सकता है तो इस प्रकार के मामलों को लोक अदालत में लाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर लोकायुक्त है। तो भारतीय संसदीय ओम्बुड्समैन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं उसके लिए कार्य तो प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो लोक सेवकों के विरुद्ध यहाँ पर जो शिकायतें होते हैं तो उनके आरोपों की जांच करना इसका मुख्य कार्य होता है। और इसके उत्पत्ति की बात करें तो स्कैंडिनेवियाई देशों में इसकी उत्पत्ति होती है। और सर्वप्रथम सिफारिश की बात करें लोकायुक्त की सिफारिश की बात करें लोकपाल या लोकायुक्त की सिफारिश तो प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था 1966 में और 70 में रिपोर्ट देता है। तो लोकपाल और लोकायुक्त को रखने की सिफारिश की थी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। स्थापना करने वाले राज्य की हम बात करें तो पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त की स्थापना की थी तो वह राज्य है महाराष्ट्र। कार्यकाल की बात करें 5 वर्ष और या 65 वर्ष की उम्र तक इसका कार्यकाल होता है लोकायुक्त का। और लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियम पारित किया गया है और उसी के अंतर्गत यहाँ पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार व कदाचार निवारण हेतु लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया तो यह केंद्र सरकार से पहले ही बना दिया गया था 1 नवंबर 2011 को। तो 1 नवंबर 2011 को यहाँ पर भ्रष्टाचार व कदाचार निवारण हेतु लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। उत्तराखंड में जो प्रथम लोकायुक्त थे तो सैयद हैदर रजा तो सैयद हैदर रजा उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त भी थे। इसके अलावा यहाँ पर राज्य में न्याय पंचायतें भी हैं और राज्य के पंचायती राज कानून है 2016 में बनाया गया, 19 में संशोधन हुआ। तो इसके तहत यहाँ पर न्याय पंचायतों का गठन किया गया है और जो कुछ मामलों में 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर राज्य में ग्रामीण स्तर पर यानी ग्रामों में ही
जो मामले हैं तो उनको निपटाने के लिए न्याय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। तो ये था हमारा उत्तराखंड में न्यायपालिका का टॉपिक। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।